नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है संविधान। जी हाँ, संविधान। संविधान वर्तमान में सबसे अधिक चर्चित विषय है क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान में केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी किसी नीति या कानून का निर्माण करती है तो उस पर देश में वाद विवाद शुरू हो जाता है, जिससे ये काफ़ी चर्चा का विषय बन जाता है। हमारे एग्ज़ाम दृष्टिकोण से भी संविधान काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में 8 से 10 सवाल संविधान के आते हैं और हमारे राजस्थान स्टेट लेवल के एग्ज़ाम ले लो आप, या हम बात करें सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में भारतीय संविधान के या मैं यूँ कहूँ 8 से 10% सवाल आते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा आते हैं, कुछ में कम आते हैं, लेकिन हम जब एवरेज निकालते हैं तो 8 से 10 सवाल आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो मैं आपको संविधान पढ़ाने वाला हूँ। मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं आपको संविधान बहुत ही सरल शब्दों में और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ सके। तो आइए हम शुरू करते हैं संविधान। बोर्ड पर देखिए संविधान। संविधान की मैंने एक सर्वमान्य परिभाषा यहाँ पर लिखी है जिससे हमें प्रतीत होगा कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान एक ऐसी सर्वोच्च विधि है जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो हमारा पहला ही सवाल बनता है, संविधान क्या है? संविधान सर्वोच्च विधि है। संविधान क्या है? संविधान सर्वोच्च विधि है। हमारा दूसरा सवाल बनता है, संविधान किस काम आता है? तो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था के संचालन में संविधान काम आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत की शासन व्यवस्था के संचालन में काम आता है, या हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अब हमने ये जो शासन शब्द है इसको हमने बाहर निकाल लिया। शासन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करें। शासन शब्द कोई नया तो नहीं है कि भाई संविधान का निर्माण हुआ उसके बाद ही जो है शासन प्रारंभ हुआ। इससे पहले भी तो हमारे यहाँ शासन था। हम आज़ाद हुए उससे पहले हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेजों से पहले राजा महाराजा शासन करते थे, तो उससे पहले कबीलाई प्रथा थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको मोटे तौर पे समझते हैं शासन होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल सा कहूँ कि यदि हम बात करूँ शासन, तो पुराने ज़माने में शासन कौन करते थे? राजा महाराजा। राजा शासन करते थे। तो राजा शासन करेंगे तो राजा शासन करने के लिए सबसे पहले राजा को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कानून निर्माण की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कानून निर्माण की। अब राजा ने कानून बना लिया तो क्या करेगा? उसे लागू करेगा। अब राजा ने कानून लागू कर दिया तो बनाए गए कानून के अनुसार फिर क्या करेगा? राजा न्याय करेगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो राजा के राज्य में किसी ने चोरी कर ली। कुछ चोर थे, 3 4 5, 3 व्यक्तियों ने चोरी की और एक चौथे अपने दोस्त के यहाँ पर जाकर सो गए। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश किया। तो बनाए गए कानून के अनुसार सैनिकों ने उस कानून को क्या किया? लागू किया। वो उन चोरों को पकड़कर लाए। किसके समक्ष लाए? राजा के समक्ष। अब राजा क्या करेगा? उनके साथ न्याय करेगा कि भाई किसने चोरी की, किसने नहीं की। तो चौथे व्यक्ति से जब पूछा तो उसने कहा कि साहब मैं तो इनके साथ था ही नहीं। तो राजा ने इसके संदर्भ में न्याय किया और राजा ने जब ये पाया कि वे व्यक्ति निर्दोष है तो उसने राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और बाकी 3 को सज़ा दे दी। तो ये क्या हुआ? एक फॉर्मेट हो गया कि शासन व्यवस्था में 3 चीज़ें आवश्यक हैं। हमें यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझनी है वो यही है कि शासन व्यवस्था में 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। शासन करने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। नंबर 1, कानून निर्माण। नंबर 2, उस कानून का लागू होना। नंबर 3, बनाए गए कानून के अनुसार न्याय। ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो हमारे यहाँ शासन भारतीय संविधान के अनुसार संचालित होता है। तो हम इसके आगे हम बात करेंगे कि वर्तमान संदर्भ में जो हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार संचालित होती है। देखिए, वर्तमान में संविधान में शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए 3 महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं उनका निर्माण किया गया है। कितनी संस्थाओं का निर्माण किया गया है? 3। कौन कौन सी? देखिए, कानून निर्माण के लिए व्यवस्थापिका नामक संस्था संविधान में है। कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका नामक संस्था बनाई गई है और न्याय करने के लिए न्यायपालिका नामक संस्था संविधान में शामिल की गई है। अब देखिए, हमारे यहाँ संविधान में 3 संस्थाएं हैं जिनका काम है शासन करना, और ये कैसे होता है। यदि हम बात करें कानून निर्माण की, तो कानून निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय संविधान में किसे सौंपी है? व्यवस्थापिका को। लागू करने की कार्यपालिका को, न्याय करने की न्यायपालिका को। यदि हम बात करें व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका का सामान्य शब्दों में मतलब क्या होता है? संसद। तो संसद का काम क्या है? कानून निर्माण करना। अब संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। हमारे से सवाल पूछा जाता है, कानून निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो हमारा आंसर होगा व्यवस्थापिका। अगला पूछा जाता है, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो मान लीजिए हमें कानून का निर्माण करना है, कानून बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कोई विधेयक, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिल, मैं साधारण विधेयक की बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। साधारण विधेयक, तो साधारण विधेयक या बिल हम संसद के किसी भी सदन में पेश करते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया, तो राज्यसभा से ये विधेयक पारित हो गया। पारित होने के पश्चात ये कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा से भी यह विधेयक या प्रस्ताव पारित हो गया, तो क्या ये कानून बन गया? जी नहीं, अभी कानून निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर करते हैं या अपना अनुमोदन प्रदान करते हैं, वैसे ही ये विधेयक या बिल जो है कानून बन जाता है, और जिसे हम अधिनियम कहते हैं। यानी कि विधेयक का अगला स्वरूप क्या होता है? अधिनियम, जिसे हम एक्ट कहते हैं, जिसे हम कानून कहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, कोई भी विधेयक या बिल अधिनियम बन जाता है। अब हम इसके आगे बात करें, अब संसद, तो संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि संसद का काम क्या है? कानून निर्माण करना। इसलिए संसद के अंग कितने बताए गए हैं? अंग 3। यानी कि संसद के अंग 3 कौन कौन से हुए? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने हुए? 2, राज्यसभा और लोकसभा। क्योंकि राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। वो इसीलिए माना गया है क्योंकि जब तक राष्ट्रपति महोदय किसी भी विधेयक या बिल पर अपनी अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, तब तक वो कानून नहीं बनेगा, तब तक वो अधिनियम नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से कानून की निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई और कानून बनकर कहाँ चला गया? लागू होने कहाँ गया? कार्यपालिका में। अब कानून को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के ऊपर है। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है या वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसी के साथ प्रधानमंत्री की मदद के लिए कौन होती है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में भी क्या होते हैं? बहुत सारे विभाग होते हैं। उन विभागों के मंत्री किस में बैठते हैं? मंत्रिपरिषद में। और उस विभाग में कौन काम करते हैं?
उन मंत्री महोदय के नीचे, या कहें उस मंत्री महोदय जिस विभाग के प्रमुख होते हैं उस विभाग में कौन काम करते हैं, समस्त सरकारी कर्मचारी। तो देखिए यहाँ से विधेयक सीधा कार्यपालिका में जाता है और कार्यपालिका में सीधा वो मंत्रिपरिषद में आता है। मंत्रिपरिषद में उस कानून को लागू करने पर चर्चा होती है और फैसला लिया जाता है कि हम इस कानून को इस स्थिति से लागू करेंगे। तो संबंधित विभाग के पास वो कानून फिर जाता है। यहाँ से वो सीधा जिस भी विभाग के मंत्री होंगे उनके पास जाएगा। वो अपने सरकारी कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस कानून को लागू किया जाए। यानी कि समस्त सरकारी कर्मचारी किसका भाग है, कार्यपालिका का, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं, कानून को लागू करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे मंत्रिपरिषद, सवाल आता है हमारे सामने कई बार कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कितने प्रकार के शामिल होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, सबसे पहला कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उप मंत्री। तो सवाल आता है कि मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उपरोक्त सभी। नोट, यहाँ पर एक नोट डालना, याद रखना यहाँ पर एक संसदीय सचिव का भी पद होता है। वो हमेशा इसी के साथ ऑप्शन में देता है कि संसदीय सचिव। निम्न में से मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है, तो कौन शामिल नहीं होता है, संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं। ये याद रखने योग्य बात है। ये एग्ज़ाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अब कानून लागू हो गया। अब बनाए गए कानून के अनुसार क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। अब देखिए कानून लागू हुआ। अब हम इसको एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कानून कैसे लागू हुआ। मान लीजिए वर्तमान में आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा, या हम कहें एक कानून एक्ट लागू हुआ है यातायात के अंदर, जिसके अंदर अभी जो जुर्माना राशि है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। हेलमेट का चालान बढ़ा दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं तो वर्तमान में उनकी जो है जुर्माना जो दर है वो बढ़ा दी गई है। उसको हम उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए पुलिस ने, आप कहीं से घूमते हुए जा रहे थे, पुलिस ने आपको रोक लिया। रोकते हुए आपसे पूछा कि भाई हेलमेट आपने भी नहीं पहन रखा, आपके पीछे दोस्त थे उन्होंने भी नहीं पहन रखा। उन्होंने आप दोनों का 1000 रुपये का चालान बना दिया। आपसे गाड़ी की आरसी मांगी, आपके पास वो नहीं थी। तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने आपसे कहा कि भाई बताइए हेलमेट है, आपने कहा नहीं, 1000 रुपये। उन्होंने कहा आरसी है, नहीं है, 10,000 रुपये। ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, वो भी नहीं मिला, 10,000 रुपये। आपसे इंश्योरेंस मांगा, वो भी नहीं मिला, 2,000 रुपये। और इसके बाद में यदि आपसे पीयूसी मांगा, वो भी नहीं है, तो उसके भी 2,000 रुपये। तो आप सपोज़ लेके चल लें कि 2 और 2 4 और 5 9 और 10 19 और 1 20, यानी कि हम बात करें 20,000 रुपये का चालान उन्होंने बना दिया। सपोज करें अब या तो आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप प्रूफ कर दो। अब आपके पास डॉक्यूमेंट उस समय है नहीं तो आप बाद में लाके भी दिखा सकते हैं। लेकिन आपने उस समय अवधि के दौरान, जो समय अवधि हमें दी जाती है, उस समय अवधि के दौरान ये हाँ दिया हमने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए, तो मामला कहाँ जाता है, न्यायपालिका में। न्यायपालिका में न्यायालय आपको एक पत्र भेजता है और कहता है कि आप संबंध में डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें, या आप खुद भी न्यायपालिका में चले जाते हैं। तो वहाँ यदि आप ये जो दस्तावेज मांगे गए हैं यदि आप ये वहाँ प्रस्तुत कर देते हैं, तब तो जैसे मान लो उन्होंने कहा कि भाई आरसी दे दिया आपने, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, पीयूसी दे दी, लेकिन हेलमेट का जुर्माना तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो आपका 1000 रुपये हेलमेट का जुर्माना आपने भरा और गाड़ी आपने वापस ले ली। तो आपके साथ न्याय किसने किया, न्यायपालिका ने। समझ में आया किस प्रकार से हमारे देश में शासन व्यवस्था का संचालन होता है। अब हम आगे बात करते हैं न्यायपालिका। तो देखो न्यायपालिका भी 3 स्तर होते हैं हमारे यहाँ। न्यायपालिका कितने स्तर हैं, 3 स्तर है। एक तो है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। नंबर 2 उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। ये प्रत्येक स्टेट में होता है, या हम कहते हैं स्टेट के स्तर पर, और ये सेंटर में, यानी कि पूरे देश में एक ही उच्चतम न्यायालय है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है।
इसके नीचे प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और ये आपके सामने पूरा एक शासन व्यवस्था हो गई। अब हम इसकी आगे चर्चा करेंगे, जिसके संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि शासन व्यवस्था जो है अपने आप में काफ़ी विस्तृत है। हमने बात की व्यवस्थापिका की, तो काफ़ी बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर इसमें से सवाल कैसे बनते हैं, क्या किस प्रकार से उत्तर होते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं आपको बिल्कुल एक एग्ज़ाम में जिस प्रकार की क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उसी फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ। बस आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करते रहना है और पूरा संविधान आपको इसी फॉर्मेट में पढ़ना है, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको संपूर्ण सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। अब हम बात कर रहे थे व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कई बार बच्चों की ये काफ़ी समस्या होती है कि राज्यसभा, लोकसभा कि सर कौन सा एक उच्च सदन है, कौन सा एक निम्न सदन है। तो इस समस्या का समाधान जो है हम यहीं कर देता हूँ। आज मैं यहीं बता देता हूँ कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं और लंबे समय तक हमें कैसे याद रहेगा। देखिए, राज्यसभा एक उच्च सदन है और लोकसभा एक निम्न सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? 30 वर्ष। कितनी की गई है? 30 वर्ष। वहीं हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा का कोई भी व्यक्ति सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? 25 वर्ष का। वहीं हम बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा में एक और विशेषता है कि साहब ये उच्च सदन है, निम्न सदन है। 30 वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया। अब कई बार हमारे सामने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है कि साहब कौन सा स्थायी है, कौन सा अस्थायी है। समस्या यहाँ हो जाती है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। मेरे सामने काफ़ी सवाल निकल के आता है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर एग्ज़ाम ड्यूरेशन में प्रेशर इतना होता है कि वास्तव में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम कौन सा उच्च था, कौन सा निम्न था पढ़ के हम सब गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा सही था, कौन सा गलत हुआ। तो देखिए, यहाँ एक कंसेप्ट है थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा बचपन में जाएंगे। आपने सबने दूसरी तीसरी क्लास पढ़ी होगी, सेकंड या थर्ड, हम जिसकी बात करें तो देखिए, यहाँ आपने बचपन में हिंदी में ये रे लवे पढ़ा है, ये रे ले वे। तो मान लीजिए ये 4 भाई हैं, ये रे ले वे। तो इसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रे। तो देखिए यहाँ रे और ले, रे से क्या बनता है? राज्यसभा। क्या बनता है? और ले से लोकसभा। बनता है कि नहीं बनता? बना सकते हैं ना? ठीक है। अब यहां मैं बात करूं, ये दोनों भाई हैं, तो राज्यसभा क्या है? बड़ा भाई है। तो राज्यसभा जब बड़ा भाई है तो उसका परिवार में स्थान कैसा होगा? उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा। होता है ना, हमारे घर में हमारा बड़ा भाई होता है कोई, तो उसका हमेशा उसका स्टेटस कैसा होता है फैमिली में? ऊंचा होता है। अब बड़ा है वो हमसे, इसलिए उसकी आयु सीमा भी हमसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। कितनी होगी? 30 वर्ष। और बड़ा भाई हमेशा अपनी बात पर स्थायी रहता है, कायम रहता है। बड़ा भाई जो भी बात करता है, कहता है, तो वो उस पर हमेशा कायम रहता है। यानी कि बड़ा भाई हमेशा क्या करता है? अपनी बात पर स्थायी रहता है। वहीं लोकसभा हमारा एक छोटा भाई है। अब लोकसभा छोटा है, इसलिए उसका परिवार में स्थान भी कैसा होगा? स्टेटस भी कैसा होगा? निम्न। यानी कि उसकी बात को अपन ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। दूसरी चीज, अब वो छोटा है तो उसकी आयु सीमा भी क्या होगी? 25 वर्ष। तीसरी चीज, अब
छोटा जो भाई होता है या छोटे हमारे जो भाई बहन होते हैं, हमेशा वो क्या होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं। आपसे कुछ कहेंगे, पापा से कुछ कहेंगे, मम्मी से कुछ कहेंगे, तो जब भी उनसा कोई स्टेटमेंट वो देख कर जाते हैं, उनसे दोबारा पूछा जाता है क्या तुमने ये कहा था, बिल्कुल वो साफ साफ मना कर देते हैं, नहीं 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 मैंने तो कहा ही नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वे अपने हमेशा अपनी बात पर क्या होते हैं, अस्थायी, कभी भी टिके हुए नहीं रहते, बदल जाते हैं। अब देखिए, आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एक जनरल सामान्य कंसेप्ट है, क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट से चीज़ों को याद रखना है। देखिए, संविधान काफ़ी विस्तृत विषय है, इसको आप रट नहीं सकते। आप इसको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो आपको अपने परिवार पे बेस्ड हो, अपने आसपास के लोगों पे हो, एक जनरल वे में हम इसको लंबे समय तक इसी प्रकार याद रख सकते हैं। तो देखिए, से राज्यसभा हमारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई है इसलिए उसका परिवार में स्टेटस कैसा है, ऊंचा है, उसकी आयु सीमा बड़ा है, तो ऑब्वियसली उसकी आयु सीमा क्या होगी, ज़्यादा होगी, कितनी होगी, 30 वर्ष। और उसका परिवार में स्टेटस या उसका जो वो अपनी बात पर कैसा रहता है, स्थायी रहता है, कायम रहता है। वहीं लोकसभा अपना छोटा भाई है, इसलिए उसका स्थान कैसा होता है, निम्न होता है। और यदि हम बात करें तो छोटा है इसलिए आयु सीमा क्या होगी, कम होगी, कितनी है, 25 वर्ष। और वह हमेशा अपनी बात पर क्या होता है, टिकावा नहीं रहता, अस्थायी, यानी कि लोकसभा एक कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं राज्यसभा एक उच्च सदन है, और उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। वहीं लोकसभा एक निम्न सदन है, और उसकी आयु सीमा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। तो ये आपके सामने एक संविधान का बेसिक कंसेप्ट था, बिल्कुल बेसिक, जिसे हमें किसी भी व्यक्ति को जो संविधान पढ़ता है उसे ये सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान की शुरुआत है। और अब इसके आगे हम बात करेंगे संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है।